वसुधैव कुटुंबकम। यह वही टैगलाइन है जिसे 2023 में भारत ने G20 समिट में यूज किया था। इसका मतलब है वर्ल्ड इज अ फैमिली। अब जरा सोचिए, जो देश पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मान रहा है, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिलेशंस रखता होगा। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के रिलेशंस, कौन कौन से हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और किस पॉलिसी के थ्रू हम उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक टैग लाइन है, एक कोट है, जिसमें वो कहते हैं, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। आप अपने दोस्त चूज कर सकते हैं, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। इसलिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एफर्ट्स लें उनके साथ रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अगर इश्यूज भी हैं तो उन्हें पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने के लिए। अगर देखा जाए तो हम देखते हैं आज की डेट में इंडिया के नेबर्स को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो भारत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरीटाइम बॉर्डर और लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे पहले हमारे पास अफगानिस्तान, जिससे हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बॉर्डर शेयर करते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है हमारे भारत के। सेकेंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। टोटल 9 कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है जिनके साथ हम डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करते हैं। इसे थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए हम डायरेक्टली मैप की तरफ मूव करते हैं। ये जो मैप आपको देखने को मिल रहा है, यहां आपको हल्का सा बॉर्डर टच करता हुआ भी दिख रहा है अफगानिस्तान के साथ। दिस इज द अफगानिस्तान बॉर्डर, राइट। इसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है इंडिया और अफगानिस्तान को, इसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर। फिलहाल हमारी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और यह रीजन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से डायरेक्टली लैंड बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखता है। पाकिस्तान आपको नॉर्थ वेस्ट में पूरी तरीके से बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखता है। नेपाल एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भूटान जो हमारा सबसे फ्रेंडली नेशन है साउथ एशिया के अंदर। बांग्लादेश जो इनिशियली ईस्ट पाकिस्तान की तरह था, लेकिन 1971 में एक नई कंट्री बनकर उभरा। और साथ में यहां आपको म्यांमार देखने को मिल जा रहा है, जो बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड के साथ, सिक्किम और अरुणाचल के साथ आपको चाइना बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखता है ऊपर। नीचे देखते हैं, दिस इज मालदीव्स जो हमसे मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, एंड द लास्ट वन इज श्रीलंका। अगर वैसे देखा जाए तो जो अंडमान एंड निकोबार का जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, मात्र 15 किलोमीटर दूर वहां से इंडोनेशिया के रोंडो आइलैंड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम साउथ ईस्ट एशिया को यानी कि इंडोनेशिया को एक्सटेंडेड नेबरहुड में मानते हैं, ना कि डायरेक्ट नेबरहुड में। अगर इनकी लेंथ देखी जाए, कौन सा कंट्री कितना बॉर्डर शेयर कर रही है भारत के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, दैट इज अराउंड 4096 किलोमीटर्स। सेकंड इज चाइना, क्लोज सेकंड, दैट इज 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर्स। थर्ड इज पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 एंड सबसे लीस्ट से बॉर्डर शेयर हम कर रहे हैं लैंड बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, जो मैं आपको बता रहा था जम्मू एंड कश्मीर में वखान कॉरिडोर से हम कनेक्ट करते हैं, मात्र 106 किलोमीटर्स। तो अगर टोटल लैंड बॉर्डर देखा जाए भारत का, तो आपको देखने को मिलता है लगभग 15,106 किलोमीटर्स का लैंड बॉर्डर शेयर करता है भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ। अब हमें यह देखना है कि आखिर हमारी पॉलिसी क्या है इन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, हम किस पॉलिसी पे रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हम ये थोड़ा पीछे चलते हैं, 1990s में चलते हैं। 1992 में जब हम एक एलपीजी रिफॉर्म से के बाद एक नए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह उभरे, तो हमने एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, जिसे आज की डेट में हम बोलते हैं, हमने स्टार्ट करी लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन उस लुक ईस्ट पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको नेबरिंग कंट्रीज इग्नोर होती हुई दिखी। 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार के अंदर फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने एक डॉक्ट्रीन दी जिसे हम बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रीन, जिसमें बोला गया कि जितने भी छोटे देश हैं हमारे आसपास, चाहे वो श्रीलंका हो जाए, चाहे वो मालदीव्स हो जाए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब के साथ आप एक नॉन रेसिप्रोकेटरी रिलेशनशिप रखेंगे। नॉन रेसिप्रोकेटरी रिलेशन का मतलब, भाई हम एक बड़े देश हैं, इस रीजन के सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि जितना मैं उनके लिए कर रहा हूं वो भी मेरे लिए करे, थोड़ा सा
ठीक नहीं है उन देशों के लिए, हमारी इमेज के लिए। तो हमने ये बोला कि हमारा साइज बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है, तो अगर हम 100 कदम चल रहे हैं तो तुम 1 कदम चल दो, और अगर हम आपकी हेल्प भी करेंगे तो हम आपसे वापसी में हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसको हम बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकेटरी रिलेशनशिप। 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसी पॉलिसी को ट्वीक करके एक नया नाम दिया जिसे हम बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें गुजराल डॉक्ट्रीन के मैटर्स को भी लिया गया। जो डॉक्ट्रीन है वो गुजराल डॉक्ट्रीन को ही सेंटर में रखा गया। अगर इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जो किस पे फोकस कर रही है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज पे फोकस कर रही है। ऑल्दो इसके अंदर हम चाइना को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो भी हमारा नेबर है, लेकिन उसके साथ हमारे कंसर्न्स थोड़े से डिफरेंट हैं। उसे हम अपना स्मॉलर नेबर कंसर्न या बेसिक की तरह उससे रिलेट नहीं कर पाते। सेम गोज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो है वो बहुत कम है। तो गुजराल डॉक्ट्रीन में से पाकिस्तान को भी अलग रखा गया था, लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया है। इंक्लूडिंग चाइना के साथ भी सर्टेन इनिशिएटिव्स लिए गए थे जिससे रिलेशनशिप को बेटर किया जा सके। ऑफ कोर्स उनका पूरी तरीके से आपको फायदा होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि चाइना एज अ कंट्री इज एक्सपेंशनिस्ट नेशन, वो हमेशा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करेगा ही करेगा। उन्होंने पड़ोसी मुल्क की, चाहे वो जापान हो, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, अगर चाइना के साथ आप नेबर शेयर कर रहे हो, अगर आप चाइनीज नेबर हो, तो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तो क्वेश्चन किया ही जाएगा बाई चाइना। दैट्स अ फैक्ट। तो चाइना के साथ हमने काफी कोशिश की कि इस चीज को रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन अभी भी नहीं हो पाया है, अभी भी डिसएंगेजमेंट मोड में ही है। लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ अगर हम देखें, जो स्मॉलर नेबर्स हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इस रीजन के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो सबसे पहली पॉलिसी का जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उसमें हमारा सबसे पहला फोकस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। मतलब इस रीजन के अंदर आप किसी के भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन नहीं करोगे, आप उनके लिए डिसीजंस नहीं लोगे। दूसरी चीज, आप उनकी अखंडता को क्वेश्चन नहीं करोगे, आप उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करोगे। चाइना हमारे साथ करता हुआ दिखता है, पाकिस्तान हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करता हुआ दिखता है, नेपाल के साथ भी आपको कंफ्लिक्ट देखने को मिली है काला पानी के केस में, श्रीलंका के साथ कच्चातीवू आइलैंड के केस में आपको कंफ्लिक्ट देखने को मिल जा रही है। तो आपको पता है कि हमारे साथ डायरेक्ट टसल, जो भी बॉर्डर नेबर शेयर करेगा हमसे, जो भी हमारा नेबर है, जो भी बॉर्डर शेयर करेगा, उसके साथ देयर आर हाई चांसेस कि हमारा कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल जाए। सवाल यह है कि हम उसे किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इस मुद्दे पे चलते हैं, इस प्रिंसिपल पे चलते हैं कि हमें सबकी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखना है, तो शायद रिलेशंस को बेटर तरीके से रन किया जा सकता है, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से रन किया जा सकता है। सेकंड इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। किसी भी तरीके से किसी भी देश को अपने नेबर के अगेंस्ट अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना है। हम एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझेंगे, एक दूसरे को म्यूचुअली रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे। कोई बड़ा छोटा रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है इसमें। आप उतने ही सोवरेन हो जितना मैं सोवरेन हूं, तो आपके पास भी पूरी इंडिपेंडेंस है, हम भी आपको पूरा रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे और आप भी हमारी सेंसिटिविटी को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करें। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। किसी के अंदरूनी मुद्दे जो हैं, इंटरनल मैटर्स जो हैं, चाहे वो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो, चाहे वो श्रीलंका का सिविल वॉर हो, भूटान किसके साथ कैसा रिलेशन रखेगा, बांग्लादेश में क्या होना चाहिए, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, मालदीव्स में क्या होना चाहिए, श्रीलंका में क्या होना चाहिए, इसमें हमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करना है। दे आर अ सोवरेन नेशन, दे आर अ रेस्पेक्टेड नेशन, दे कैन डिसाइड फ्रॉम देमसेल्व्स, दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। ये बात याद रखनी है। नो मैटर हाउ बिग यू आर, नो मैटर हाउ बिग अ मिलिट्री पावर यू आर, नो मैटर हाउ बिग अ इकोनॉमिक पावर यू आर, लेकिन आप यहां किसी भी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करोगे, राइट? आप एक ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करोगे जहां सामने वाले की पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, अपने फैसले खुद लेने के लिए। हम कहीं ना कहीं से चूकते हुए भी दिखे हैं, थोड़ा सा डिविएट भी हुए हैं। बांग्लादेश के मधेसी इश्यूज में 2015 में हमने जब ब्लॉकेड क्रिएट किया उनके कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, वो उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस था। श्रीलंका में आईपीकेएफ को भेजना, वो उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस था। तो ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं हमें बचने की जरूरत है, और वो इस पॉलिसी में भी लिखा हुआ दिखता है। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, रीजनल ग्रोथ विल इवेंचुअली रिजल्ट इनटू अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसकी वजह से आपको पूरी तरीके से कंट्रीज की भी ग्रोथ दिखेंगी।
तो हमें कोशिश करनी है कि अगर रीजन को प्रोस्पेरस बनाया जाए और उस प्रोस्पेरिटी को इक्वली डिवाइड किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी प्रोस्पेरिटी भारत ही ले ले, या सारी प्रोस्पेरिटी पाकिस्तान ले ले, या सारी प्रोस्पेरिटी बांग्लादेश ले ले। जो स्मॉलर नेबर्स हैं हमारे, उन तक भी वो प्रोस्पेरिटी पहुंचनी चाहिए। उस प्रोस्पेरिटी को, उन अच्छी चीजों को भी शेयर करने की जरूरत है भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी फॉर रीजनल इंटीग्रेशन। आपको कल्चरल इंटीग्रेशन की जरूरत है, आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जरूरत है, आपको सिक्योरिटी इंटीग्रेशन की जरूरत है, आपको स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की जरूरत है। जब तक आप इंटीग्रेटेड नहीं रहोगे तो कोई ना कोई बाहर की पावर आएगी और आपके रीजन में इंटरफेयर करके आपको डिसइंटीग्रेट करके चली जाएगी। हमारा मेन फोकस ये है कि हम इस इंटीग्रेशन की तरफ काम करें। वो कैसे हो सकता है? थ्रू बेटर कनेक्टिविटी, थ्रू बेटर पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, थ्रू बेटर पीपल टू पीपल टाइज, और जिनके ऊपर हम ये फंक्शन करते दिखते हैं। और इसमें हमने गुजरात डॉक्ट्रिन वाला एंगल भी मैंने आपको बताया कि नॉन रेसिप्रोसिटी, कि हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जितना हम उनके लिए कर रहे हैं उतना ही वो वापस रिटर्न में हमारे लिए करें, लेकिन हमारे अगेंस्ट कुछ ना करें। इतनी हमारी बेसिक सी, मिनिमम सी एक्सपेक्टेशन है हमारे नेबर्स से। आगे बढ़ते हैं। अगर सिग्निफिकेंस देखी जाए इस पॉलिसी की कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, तो सबसे पहले देखने को मिल रहा है चाइनीज इंफ्लुएंस को काउंटर करना। आज से 15 साल पहले अगर हम मूव कर जाएं, 2008-2009 की अगर हम बात करें, जब तक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं हुआ था, तब एक कंसेप्ट आया था जिसे हम बोलते थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसके अंदर एक बेसिकली एक पर्ल क्रिएट कर रहा है, एक माला क्रिएट कर रहा है अराउंड द, एक नेकलेस क्रिएट कर रहा है अराउंड इंडिया, चाइना, बांग्लादेश के अंदर अपने पोर्ट इन्वेस्टमेंट करके, म्यांमार के अंदर अपने पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट करके, श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। मतलब इंडियन ओशन में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की चाइना कोशिश कर रहा है फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स। आज की डेट में हम इसे मैरीटाइम सिल्क रूट बोलते हैं। ऐसे टाइम पे, ऐसे केस में इंडियन ओशन, जिसका नाम ही इंडियन ओशन है, वहां भी अगर मेरी रीजनल हेजेमनी क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो मैं अपना सपना जो एक मेजर सुपर पावर बनने का, विश्व मित्र बनने का, विश्व गुरु बनने का देख रहा हूं, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बोला जाता ना, पहले अपना घर संभालो, बाद में जाके पड़ोसियों के मैटर जो है वो सुलटाना। हमारा घर क्या है? हमारा घर है साउथ एशिया। तो सबसे पहले हमें यहां अपनी एक अच्छी प्रेजेंस बनाने की जरूरत है, और चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू हम इस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव कर पाते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल फोरम्स में इंडिया को सपोर्ट। जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज दिखेंगी, दीज आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, और आपको पता है भारत आज की डेट में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर रहा है। चाहे वो यूएनएससी में परमानेंट सीट की बात हो, चाहे वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे वो अलग अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे भारत को सपोर्ट करने की बात हो, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक मेजर तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स में यूज किया जा सकता है अपने नेबर्स का सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए। अगर हमारे रिलेशंस खराब रहेंगे तो मेजर चांसेस हैं कि हम एक दूसरे से ही लड़ें, और किसी भी तरीके से जिस रीजनल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो आपको फुलफिल होता हुआ ना दिखे। इसलिए रीजनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हमारे लिए एक प्राइमरी फोकस होना जरूरी है। आप रीजनल इंटीग्रिटी पे काम करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे काम करेंगे, किसी के भी टेरिटोरियल अखंडता को, उनकी जमीन पे अपना हक नहीं दिखाएंगे, ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन पे डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें सब्जुगेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि अगर कोई ऐसा मुद्दा होता भी है जहां टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रही हैं, तो उन्हें पीसफुल रिजोल्यूशन की तरह सुलझाया जाए। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना है, इंडियन ओशन में रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करनी है, यूएन क्लॉज के जो रूल बेस्ड ऑर्डर हैं उनको अप्लाई करना है। हम नहीं चाहते हैं कि इंडियन ओशन सेकंड साउथ चाइना सी बन जाए, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी सारे नेबर्स को साथ चलना बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी में इस रीजन में अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हो तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी भी मेक श्योर करनी पड़ेगी, वहां के लोगों का भला भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है और गरीबी का लेवल एक दूसरे देशों में काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उससे फिर आपको इलीगल माइग्रेशन जैसे इश्यूज आते हुए दिख सकते हैं। तो इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है, उसके लिए एनर्जी इज द प्रायर नीड। हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं। हम न्यूक्लियर प्लांट सेटअप कर रहे हैं बांग्लादेश के रूपपुर में इन एसोसिएशन विद रशिया। साथ ही साथ हम एनटीपीसी का एक 100 मेगावाट का प्लांट खोल रहे हैं श्रीलंका के सामपुर में। अदर देन दैट नेपाल के साथ आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं,
भूटान के साथ आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, मालदीव्स को आप काफी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हो फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। मेजोरिटी ऑफ द जो ऑयल जाता है वो भारत से ही रिफाइन होके इन कंट्रीज के पास जा रहा है, तो एनर्जी सिक्योरिटी में भी आप काफी हद तक कोऑपरेट कर पाओगे अपने इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू। आगे डेवलपमेंट डेफिसिट, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अगर डेवलपमेंट डेफिसिट्स रहे, अगर आपको देखने को मिल रहा है कि रीजन के अंदर इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, तो वो रीजनल इंटीग्रेशन में एक मेजर हर्डल की तरह एक्ट कर सकता है, एक मेजर थ्रेट बन सकता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो रीजनल डेवलपमेंटल डेफिसिट्स हैं, इन्हें दूर करने की जरूरत है। एक तो ये इंटरनेशनल एंगल से रीजनल डेफिसिट को दूर करना है, दूसरा भारत के अंदर जो आपको डिफरेंट रीजन्स में इनइक्विटेबल जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट इज नॉट एज डेवलप्ड एज द रेस्ट ऑफ इंडिया, या फिर अगर आप बोलोगे नदर्न इंडिया सदर्न इंडिया के कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्ट आपको थोड़ा सा कम डेवलप्ड दिखता है। तो विद द हेल्प ऑफ म्यांमार, विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश, हम कहीं ना कहीं उसको डेवलप कर सकते हैं, एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट को अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए विद साउथ ईस्ट एशिया, विद म्यांमार, विद बांग्लादेश। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको लेवरेज करने में हमें ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हेल्प करती है। मेजोरिटी ऑफ द रीजन जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलता है, यहां कल्चरल कनेक्टिविटी या कल्चरल कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा है, बीट इन द नेम ऑफ रिलीजन, बीट इन द नेम ऑफ फूड, बीट इन द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, आपको काफी हद तक चीजें सेम देखने को मिलेंगी। हम अपने धर्म सर्किट को यूज कर सकते हैं, रामायण सर्किट को यूज कर सकते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट को यूज कर सकते हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए थ्रू दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसलिए एनएफपी रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, साउथ एशियन इंटीग्रेशन के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। अगर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें जो आपको रन करते हुए दिखते हैं बिटवीन इन द साउथ एशियन रीजन, बिटवीन इंडिया एंड इंडियन नेबर्स, तो उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। थोड़ी सी दिक्कत इसमें यह है कि बांग्लादेश भूटान इससे बाहर हो चुका है, क्योंकि भूटान थोड़ा सा एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव को लेके चलने वाला देश है। उसे ऐसा लगता है कि अगर इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में आप फ्रैट कॉरिडोर की तरह जो है, जो फ्रैट ट्रैफिक है वो बांग्लादेश के थ्रू निकलेगा, जो मालगाड़ियां हैं वो बांग्लादेश के थ्रू निकलेंगी, तो उससे काफी हद तक बांग्लादेश की इकोलॉजी को भूटान की इकोलॉजी को नुकसान हो सकता है। तो अब ये BBIN ना होकर केवल बिन बचा है, बांग्लादेश इंडिया नेपाल, जो कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। हमें अब देखने की जरूरत यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी देखी जाए तो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी केवल हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जाती है। दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक 30 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर है जिसे हम चिकन स्नैक कॉरिडोर भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारी नॉर्थ ईस्ट से कोई कनेक्टिविटी है नहीं। इस वजह से हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसे हम बोलते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान रिवर मीजो हिल्स से निकलती है, एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है मीजो हिल्स, और कहां जाके मिल जाती है, म्यांमार से क्रॉस होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोलकाता से हम एक जहां माउथ है कलादान रिवर का, विच इज एट सितवे पोर्ट, वहां तक डायरेक्टली कनेक्टिविटी करेंगे। सितवे पोर्ट से पलेतवा, फिर कलेतवा और डायरेक्टली टू द बॉर्डर ऑफ मिजोरम, और मिजोरम से डायरेक्टली फिर हम एजवाल कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल चुका है मुझे म्यांमार से कनेक्टिविटी के लिए, म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए। इसको फाइनली एक्सटेंड भी किया जा सकता है जिससे हम बाकी के साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट कर पाए, अपना रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ा पाए, अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा पाए, अपना कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ा पाए। अदर देन दैट आपको बांग्लादेश के साथ मल्टीपल इनिशिएटिव्स स्टार्ट होते हुए दिख जाते हैं जो कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बांग्ला बंध हो, जिसे हम बांग्लादेश के अंदर जो फुलबारी टू पानी टंकी और ककरविट्टा इन नेपाल, ये डायरेक्टली बिन वाला इनिशिएटिव है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। दीज आर द प्लेसेस जो बिन इनिशिएटिव्स के थ्रू आपको कनेक्ट करते हुए दिखते हैं। कौन कौन सी, फुलबारी, पानी टंकी एंड ककरविट्टा। दीज आर दी इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अंडर बिन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज आपको इंडिया और बांग्लादेश और भूटान के बीच में भी कनेक्टिविटी देखने को मिल जा रही है थ्रू बुरीमारी इन बांग्लादेश, चंग्राबंधा इन इंडिया एंड फुनशोलिंग इन भूटान। अदर देन पेट्रोपोल बीनापोल आपको इंडिया बांग्लादेश की कनेक्टिविटी है। अखौरा अगरतला आपको इंडिया और बांग्लादेश की रेलवे लिंक देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा भी काफी सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपने बना रखे हैं जिससे बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेटर किया जा सके। मूविंग ऑन, अगर देखा जाए व्हाट आर द चैलेंजेस, इश्यूज क्या क्या है हमारे साथ आज की डेट में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेके। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या है, भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों के बीच में, पड़ोसी देशों के बीच में काफी सारी बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान तो खैर भूल ही जाओ, पाकिस्तान के साथ तो कश्मीरी डिस्प्यूट है ही है,
नेपाल के साथ आपको काला पानी डिस्प्यूट देखने को मिल रही है, श्रीलंका के साथ आपको कच्चातीव आइलैंड का इशू देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश के साथ आपको 3 बीघा कॉरिडोर जो आपने तीस्ता में बनाया है उसमें भी कहीं ना कहीं अभी भी आपको टसल देखने को मिल जाती है। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स भी हैं बिटवीन नेशंस जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़े से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए दिखते हैं। दूसरा इशू है हमारे साथ इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, कि अगर हम कोई चीज कमिट भी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भारत की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खराब होती हुई दिख सकती है। और हम कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से अगर हमने कोई चीज कमिट की है इन सम अदर कंट्री तो हम उसे टाइम पे कंप्लीट करके दें, उस प्रॉमिस को टाइम पे फुलफिल करके दें। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिफरेंसेस। इंडिया इज एट द डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप आसपास देखोगे तो उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई लार्जर इकोनॉमी देखने को नहीं मिलती है। देखा जाए तो हमारा जो इंट्रा ट्रेड है वो केवल मात्र 5% है, जो मैं टोटल ट्रेड करता हूं उसका 5% केवल साउथ एशियन नेबर्स के साथ हो रहा है, जबकि 2004 में आपने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। उसके बावजूद आपको यह आउटकम देखने को मिल रहा है। अगर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ होता, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब भी इतना ही बुरा होता, कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उस एफटीए से। तो हम बोल सकते हैं दिस इज आल्सो द फेलियर ऑफ साफ्टा व्हिच वाज साइंड इन 2004। तो ये भी आज की डेट में इकोनॉमिक डिफरेंसेस और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक मेजर चैलेंज है, कॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द इकोनॉमीज इन द रीजन। क्राइसिस इन बांग्लादेश, आपने थोड़ा टाइम पहले देखा कि शेख हसीना जो कि एक प्रो इंडियन लीडर हैं, 2009 से 2024 तक जो बांग्लादेश में जिन्होंने रूल किया, उनके हटने की वजह से आज की डेट में एक एंटी इंडिया एंटी हिंदू कैंपेन आपको रन करती हुई दिखती है बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस आपको थोड़े से बिगड़ते हुए दिख सकते हैं और एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज खड़ा कर दिया है इस क्राइसिस ने बांग्लादेश में भारत के अगेंस्ट। दूसरी चीज, चाइना का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में बढ़ेगा, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में बढ़ेगा, इवन यूएस का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपको जो मोहम्मद यूनुस देखने को मिलते हैं वो थोड़े से प्रो वेस्ट माने जाते हैं, प्रो यूएस माने जाते हैं, लेकिन भारत के रिलेशंस आपको इंपैक्ट होते हुए दिख सकते हैं, दैट टू नेगेटिवली। अनस्टेबल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान रूल है, उनके साथ एसोसिएट करना, ऑफिशियली एसोसिएट करना खुद में भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है, तो वो भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी अभी श्रीलंका में इलेक्शंस खत्म हुए हैं, वहां अरुणा कुमारा दिसानायके की सरकार आई है, पार्टी है नेशनल पीपल्स पावर, जो कि अपने एंटी इंडियन स्टैंड के लिए जानी जाती है, सिन्हाला नेशनलिज्म के लिए जानी जाती है। हमारे तमिल इश्यूज, जो तमिलियंस वहां रह रहे हैं, उनको शायद प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और एंगेजमेंट में और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से, जो मेजर चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और रीजनल इंटीग्रेशन में हमें कहीं ना कहीं इश्यूज देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाओ यार, साफ्टा वाफ्टा साइन कर ले, केवल पेपर पे साइन करने से तो काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाओ, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाओ, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाओ। सॉरी, जितना ज्यादा आपके एक दूसरे के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा आपका एक दूसरे के ऊपर रिलायंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा अच्छा है। एक तरफ आप अपने नदर नेबर चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हो और एकदम अलग ही लेवल 100 बिलियन से ज्यादा के ट्रेड डेफिसिट में हो, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, उनके साथ आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप हेल्प करो और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को सपोर्ट करो इन द साउथ एशियन रीजन। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस इंप्रूव करने की जरूरत है, लोगों को साथ आने की जरूरत है, क्योंकि अगर देखो सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, बोलते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी जी अगेन जो बोल के गए, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। तो आस पास वाली कंट्री में कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो एंटी इंडिया हो, प्रो चाइना हो, एंटी यूएस हो, प्रो यूएस हो, लेकिन अगर लोगों से रिलेशन बेटर हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस के कंट्रीज के बीच में भी रिलेशंस अच्छे रहेंगे। बेस्ट एग्जांपल, तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं नहीं, कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाता है, बीट ऑन द क्रिकेट ग्राउंड और बीट इन जनरल। आज की डेट में जैसे ही शेख हसीना जी वहां से गई तो आपको रिलेशन बिगड़ते हुए दिख गए। क्यों? क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, पीपल टू पीपल सेंटिमेंट्स को बेटर करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो इसलिए आपको पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ाना चाहिए, जो मैंने आपसे पहले कहा, अपने जो आपने टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं लाइक बुद्धिस्ट सर्किट,
जो आसपास की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, चाहे वो श्रीलंका की हुई, चाहे वो भूटान की हुई, चाहे वो म्यांमार की हुई, उसको यूटिलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं, पीपल टू पीपल प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो रामायणा सर्किट हो, जिसमें भी आप श्रीलंका में रह रहे हिंदूज को सपोर्ट कर सकते हो, उनको टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो, नेपाल से टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो, इवेंचुअली फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया एज वेल, वहां से भी टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है इसके थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात नहीं करी, जिसे हम बोलते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो अगर मैं कनेक्टिविटी करता हूं अपने नेबर्स के साथ, तो मैं उसे एक्सटेंड करके एक्सटेंडेड नेबर में भी लेके जा सकता हूं। जिस तरीके से हम चाबहार पोर्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, ईरान को यूज कर रहे हैं अफगानिस्तान पहुंचने के लिए, और अफगानिस्तान से को यूज कर रहे हैं सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। रीजन में सिक्योरिटी, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, चाहे वो लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी हो, मेंटेन करने के लिए आपको सिक्योरिटी कोऑपरेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। इसमें आप यूज कर सकते हैं बिम्स्टेक जैसे फ्रेमवर्क्स। जैसे ही आपने देखा होगा अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसे हम बोलते हैं मिलेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये 2018 में कंडक्ट की गई थी बिम्स्टेक के अंदर। ना एशियान के पास कोई ऐसा सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ना ही सार्क के पास कोई ऐसा सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, लेकिन बिम्स्टेक के पास है। तो ऐसे जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनको, वो भी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन प्रमोट करने के लिए, मिलिट्री में इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं बिम्स्टेक जैसे फ्रेमवर्क्स को हमें यूज करने की जरूरत है। रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए, जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं। इसके लिए आपको जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास अवेलेबल, चाहे वो सार्क हो गया, चाहे वो बिम्स्टेक हो गया, चाहे वो IORA हो गया, दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्लोमेटिक आउटरीच। हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। कोई जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी इमेज खराब हो, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़े, बिग ब्रदर सिंड्रोम बढ़े कि यार ये तो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता है। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी है ऐसी जगह जहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होती हुई दिखती है। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो अभी हो रहा है, एंटी इंडियन गवर्नमेंट जो आपको बैठी हुई दिख रही है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही डील करना चाहिए उनके साथ जैसे हमने मालदीव्स के साथ डील किया जब मोहम्मद म्यूजू आए थे। सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए जो रिलेशनशिप को खराब करता हुआ दिखे, राइट। दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड एंड वी कैन सर्टेनली इंटीग्रेट आवर रीजन इनटू अ सिंगल एंटिटी, और हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आई रिक्वेस्ट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। डिस्कस द की ऑब्जेक्टिव्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी. How has this policy evolved in response to changing geopolitical dynamics in South Asia? Provide examples to support your answers. Attempt this question in 250 words. Try writing it. Try attempting the multiple dimensions. And subscribe to our YouTube channel for such information. Thank you so much, guys, and have a good day.